बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अब हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि कब से कब तक की है, 31, 1 और 2। ठीक है, यानी कि संडे, मंडे और ट्यूसडे। अब करंट अफेयर्स कैसे मिला करेगी? संडे से लेकर ट्यूसडे तक की वेडनेसडे की सुबह मिल जाएगी, और फिर वेडनेसडे से लेकर किसकी सैटरडे तक की संडे की सुबह मिल जाएगी। इन दो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? जब तक ज़्यादा करंट अफेयर्स आती नहीं है, या फिर जब तक चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय से। सीमा सुरक्षा बल ने किया नई दिल्ली में एक कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन। सीमा सुरक्षा बल ने नई दिल्ली में बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में, कहाँ पे? बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में एक कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये प्रदर्शनी इस महीने की 5 तारीख तक आयोजित खुली है, यानी कि 5 तारीख तक चालू है। प्रदर्शनी हर दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी। उसके बाद शाम लगभग 6 बजे एक संगीत शो होगा। इस प्रदर्शनी में देश भर से 115 से अधिक बीएसएफ जवानों और उनके परिवारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनी में पेंटिंग, लकड़ी पर नक्काशीदार मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, बांस कला और वाद्य संगीत सहित कलाकृति की एक विशेष विस्तृत श्रृंखला देखी गई है। क्या क्या है इसमें प्रदर्शनी में? पेंटिंग है, लकड़ी पर नक्काशीदार मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, बांस कला है, और वाद्य संगीत कलाकृति की विशेष विस्तृत श्रृंखला देखी गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने प्रदर्शनी में भाग लिया। बीएसएफ प्रहारी 2.0 ऐप का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है बीएसएफ 2.0। बीएसएफ 2.0 का उद्घाटन किया है, किसने किया है? केंद्रीय गृह सचिव ने। ऐप का यह उन्नत संस्करण सीमा प्रहरियों को विभिन्न महत्वपूर्ण सेवा संबंधित मामलों का 24/7 पहुंच प्रदान करेगा। दूसरी न्यूज़ आ जाती है, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटर्स से अपनी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का, ये क्या है? उत्पादों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। ये है फैसई का लोगो। भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण ने सभी ई कॉमर्स खाद्य कारोबारी और ऑपरेटरों से अपनी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। प्राधिकरण ने पाया कि कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट पर दूध से बने मिश्रित पेय पदार्थ, अनाज से बने मिश्रित पेय पदार्थ और माल्ट से बने पेय पदार्थ हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी के अंतर्गत बेचे जा रहे हैं। कौन से? दूध से बने मिश्रित पेय पदार्थ जो होते हैं, अनाज से बने मिश्रित पेय पदार्थ, माल्ट से बने मिश्रित पेय पदार्थ, हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी के अंदर उसके अंतर्गत बेचे जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हेल्थ ड्रिंक खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम तथा विनियमों के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट से इस गलत वर्गीकरण को तुरंत ठीक करने तथा ऐसी ड्रिंक और पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी से हटाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि उपभोक्ता बिना किसी भ्रामक सूचना के सही विकल्प चुन सकें। भ्रामक सूचना की बात आ रही थी, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि गलत भ्रम में डाल रखा है। जो चीज़ जो एनर्जी ड्रिंक नहीं है उसको भी एनर्जी ड्रिंक की तरह यूज़ करवा रहे हैं। इसलिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए। मिथक और वास्तविकता के नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने आम चुनावों में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथक और वास्तविकता के नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये किसके लिए है? चुनाव आयोग ने इसका वेबसाइट को बनाया है, प्लेटफॉर्म को। ठीक है, किसने बनाया है? चुनाव आयोग ने। इसके जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार पर रोक लगाने तथा आम चुनावों के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़ी
भ्रामक सूचनाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे मिथकों, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों तथा सभी संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न वर्गों के अंतर्गत संबंधित 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 सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इससे इस प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधन निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह संस्थापक बाबा रामदेव को सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी फटकार मिली है। इन्होंने क्या करा है? सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधन निदेशक आचार्य बालकृष्णन और सह संस्थापक बाबा रामदेव की कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसाउद्दीन अहमुल्ला की पीठ एलोपैथिक उपचार पर आरोप लगाने और कुछ बीमारियों के इलाज के दावे से जुड़े पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ दायर भारतीय चिकित्सा संघ की याचिका की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि वह बालकृष्ण के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है और उसमें दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करता है। शीर्ष न्यायालय ने आयुष मंत्रालय से पूछा कि एलोपैथिक दवाओं को कमतर दिखाने से जुड़े विज्ञापनों के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। न्यायालय ने रामदेव बालकृष्ण को 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आखिरी मौका दिया है। ठीक है। उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना को वापस बुलाना और तनाव को कम करने की एकमात्र समाधान, रक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सेना को वापस बुलाना और तनाव को कम करना ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना पूरी चौकसी के साथ सीमा पर खड़ी है। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही वार्ता जारी रहेगी। नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी सीमाओं पर सेना और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने तथा आतंकवाद से लड़ने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सामंजस्य कार्यवाही से क्षेत्र में स्थिरता आ रही है और ऐसे ही जारी रहनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाइब्रिड युद्ध सहित अपरंपरागत युद्ध भविष्य के पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे। सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, सीमा पर स्थित तथा मौजूदा चुनौतियों के सभी आयामों पर विचार विमर्श किया है। ट्राई ने आज राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित करने हेतु परामर्श पत्र जारी किया है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने आज राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित करने हेतु परामर्श पत्र जारी किया। संचार मंत्रालय ने कहा कि प्रसारण उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। परामर्श पत्र में भारत को वैश्विक कंटेंट हब बनाने के उद्देश्य से प्रसारण क्षेत्र के मौजूदा मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। पत्र में सार्वजनिक प्रसारण सेवा को बेहतर बनाने, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न खंडों के मुद्दों, पायरेसी से निपटने, कंटेंट सामग्री की सुरक्षा पर भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह विचार पत्र ट्राई की वेबसाइट कहाँ पे मिलेंगे? www.trai.government.in पर अपलोड किया गया है। लोग 30 अप्रैल तक इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो इस साइट पर जाकर आप दे सकते हैं। पोखरण में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति जारी किया गया है। किसका है? वायुसेना का क्या है? गगन शक्ति। युद्धाभ्यास एक इधर चल रहा है राजस्थान में, जैसलमेर जिले के। पोखरण किधर हुआ है? राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है। जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति चल रहा है। यह युद्धाभ्यास कल शुरू हुआ। यह 10 अप्रैल तक चलेगा। युद्ध अभ्यास में वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया।
श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 32% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने भारत के रक्षा साजो सामान के निर्माण और निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों समेत देश के रक्षा उद्योग ने हाल के वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। श्री सिंह ने रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी है। अब आ जाते हैं ओडिशा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या करा है, शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा अपने विशाल प्राकृतिक संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस राज्य के लोगों ने ओडिशा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ओडिशा आधुनिक भारत के कई निर्माताओं सहित सदियों के कई विभूतियों का राज्य है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भव्य प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक युग के उन्नत नवाचार ओडिशा की समृद्ध संस्कृत विरासत प्रगति सभी को अभिभूत करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी शुभकामनाओं में कहा कि यह दिवस हमें ओडिशा की समृद्ध संस्कृत विरासत और यहाँ के ऊर्जावान लोगों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा ने राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएम मोदी ने ओडिशा के लोगों को सफलता और समृद्धि की कामना की है। अब आ जाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पर। ये कब होता है? 31 मार्च। ओडिशा डे कब आता है? ये 1 अप्रैल। 31 मार्च नहीं है ये। एक अप्रैल को हम इसे बनाते हैं। एग्जाम में आ सकता है ओडिशा डे। कब आता है? 1 अप्रैल को। ठीक है। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी ने आज तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। कहाँ पे? मिस्र में राष्ट्रपति पद की शपथ इन्होंने तीसरी टाइम ली है, थर्ड टाइम। ठीक है। मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी ने आज तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सीसी ने पिछले वर्ष दिसंबर में लगभग 90%, कितना, 90% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता था। वे 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। एक बयान में सीसी ने कहा कि वे देशवासियों के हितों की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि मिस्र ने विदेशी कर्ज और निवेश के जरिए गहरे आर्थिक संकट का मुकाबला किया है। श्री सीसी ने मिस्र को एक आधुनिक और लोकतांत्रिक देश बनाने का प्रतिबद्धता दोहराई है। जूडिथ सुमेनावा टुलुका बनी कोंगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री। जूडिथ सुमेनावा टुलुका को कोंगो, कहाँ का? कोंगो गणराज्य का क्वेश्चन आ जाएगा। हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की बनी है? कोंगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकेदी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने अपने एक चुनावी वादे को पूरा किया और पिछले वर्ष फिर से जीतने के बाद इसे सरकार के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुआना की सेना को 2 डॉर्नियर 288 विमान सौंपे हैं। कौन से हैं? 2 विमान सौंपे हैं। डॉर्नियर 288 किसको सौंपे? ये गुआना को। और किसने दिए हैं ये? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुआना की सेना को 2 डॉर्नियर 288 विमान सौंपे हैं। गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य परिवहन विमानों के द्वारा डॉर्नियर 288 विमान कल शाम चेंडी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। अब आ जाते हैं हम बिजनेस न्यूज़ पर। सेबी ने अपनी शिकायत निवारण प्रणाली का एक नया और उपकरण उपयोगकर्ता
शिकायत प्रणाली जो होती है, शिकायत निवारण प्रणाली के लिए एक नया और उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल संस्करण स्कोर्स शुरू किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी शिकायत निवारण प्रणाली का एक नया और उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल संस्करण स्कोर्स 2.0 शुरू किया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्कोर्स का एक नया संस्करण ऑटो रूटिंग, ऑटो एस्केलेशन, निगरानी और समय सीमा में कमी के माध्यम से प्रक्रिया को और अधिक कुशल बना देगा। सेबी के मुताबिक स्कोर्स 2.0 में शिकायतों के निवारण की समय सीमा घटाकर 21 दिन कर दी गई है। इसके अलावा समीक्षा के 2 स्तर होंगे। पहले स्तर पर नामित निकाय द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि निवेशक असंतुष्ट है तो सेबी दूसरी समीक्षा करेगा। बाजार नियामक ने स्कोर्स पर निवेशक के आसान पंजीकरण के लिए केवाईसी पंजीकरण एजेंसी डाटाबेस जोड़ा है। आज से निवेशक केवल स्कोर्स के नए संस्करण के जरिए ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यह वेबसाइट scores.sebi.gov.in पर उपलब्ध है। पुरानी वेबसाइट scores.government.in केवल पुरानी शिकायतों की स्थिति की जांच करने के लिए चालू रहेगी। सेबी ने जानकारी दी है कि पुराने स्कोर्स ऐप को बंद कर दिया गया है और जल्द ही एक नया ऐप शुरू किया जाएगा। घरेलू लेनदेन में 17.6% की बढ़त से जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का एक सकल राजस्व इस वर्ष के मार्च में वार्षिक आधार पर 11% की बढ़त के साथ 1,78,000 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। मार्च सबसे अधिक जीएसटी संग्रह वाला दूसरा माह रहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू लेनदेन में 17.6% की बढ़त से जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह का मासिक औसत 1,68 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 1,50,000 करोड़ रुपए के औसत से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल मार्च में जीएसटी राजस्व का शुद्ध रिफंड 1,65,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.4% अधिक है। सरकारी ई मार्केट केंद्र जीईएम पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ है। सरकारी ई मार्केट केंद्र जीईएम पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दोगुना है। आज नई दिल्ली में जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इससे जीईएम पोर्टल की अनूठी डिजिटल क्षमताओं और कार्यक्षमताओं का पता चलता है। इससे पुष्टि हुई है कि सार्वजनिक खरीद में ज़्यादा दक्षता, पारदर्शिता और बिना किसी बाधा के कारोबार होता है। उन्होंने कहा कि इस सकल कारोबार में लगभग 50% योगदान सेवाओं की खरीद का है। पिछले वित्त वर्ष में जीईएम पर सेवाओं की खरीद की तुलना में इस वर्ष 205% की वृद्धि हुई। श्री सिंह ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन यानी वोकल फॉर लोकल, एक जिला एक उत्पाद, स्टार्टअप रनवे जैसे प्रयासों से जीईएम ने घरेलू कारोबारियों को बढ़ाने और फलने फूलने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर वाणिज्य मामलों के अपर सचिव अनंत स्वरूप भी उपस्थित थे। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हमारी हो जाती है